क्लास में टीचर ने कहा, जिस स्टूडेंट ने सारा साल मेहनत की है, जब उसके हाथ में एग्जाम आएगा तो वो तूफान मचा देगा। एक स्टूडेंट जिसने थोड़ी सी कम मेहनत की थी, उसने कहा, सर हम उसका टेप टेप कर तूफान मचा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर टेपने का मौका नहीं मिला तब क्या होगा? तब आपकी मेहनत आपके काम आएगी, इसलिए भरोसा खुद पर रखें। नोटबुक और पेन लेकर इस सैंपल पेपर के सभी क्वेश्चंस कर लें अच्छी तरह से, समझे? 9 चैप्टर्स आएंगे, 1 to 7, 13 and 14। ये है मार्किंग स्कीम, 40 मार्क्स का पेपर, 90 मिनट्स का। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। अंडर रूट 0.4 नेचुरल नंबर है, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? 0.4 को क्या लिख सकते हैं आप? 4/10। और ये अंडर रूट 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये वैल्यू है √2 डिवाइडेड बाय √5, जो अप्रिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, 13, 17, 19 का HCF। ये स्टेटमेंट यहां है 13, 17 एंड 19। हमें इसका बताना है HCF। अब बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है? हाँ जी है। कौन? 1 ही इसका HCF हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछ लिया जाता कि इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम के लिए मैं 13, 17 और 19 की मल्टीप्लाई कर देती, तब आंसर आता 4199। अगर कभी भी आपके पास ऐसे नंबर्स हों जिन्हें 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करता, उनका HCF हमेशा हमेशा 1 रहेगा। ओके, 13, 17, 19 कोई सिंगल टेबल नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके 1 के सिवा। HCF 1। क्वेश्चन नंबर 3, इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। x - y = -1। सेकेंड इक्वेशन यहां लिख दीजिए, x + y = 5। कैंसल, x में x ऐड किया 2x, 5 - 1 की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और x की वैल्यू आ गई है 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां 2 पुट कर दिया, प्लस का 2 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, और 5 - 2 की वैल्यू आ जाएगी 3। बस क्वेश्चन फिनिश। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट टर्म बतानी है। इस एपी की बड़ी ही आसान है। √7 ठीक है। 28 को क्या लिख सकते हैं? 4 7 जा 28। ये 4 अंडर रूट से बाहर आकर 2 √7 बन जाएगा। ओके, 63, 9 7 जा 63, 9 अंडर रूट से बाहर आकर 3 बन जाएगा, और √7 एज इट इज। फर्स्ट वैल्यू √7 है, तो नेक्स्ट टर्म है ना बिल्कुल आसान। 1 2 3, नेक्स्ट क्या होगी? 4 √7। लेकिन ऑप्शन में तो 4 √7 नहीं है, तो क्या करें? इस 4 को अंदर भेज दो, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 7 जा 112। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। 4 अंदर जाकर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और 112 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 रहे? चलिए पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x² - 2x = मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2x। राइट साइड को 0 बनाइए, लेफ्ट वाले सारी टर्म्स इस तरफ ले आइए। प्लस का 6 हो जाएगा, 2x माइनस का हो जाएगा, इधर 0, ये लाइक टर्म्स हैं। x² - 4x + 6 = 0। क्या x की सबसे बड़ी घात 2 है? हाँ जी, इट मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक द्विघात समीकरण है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
If the midpoint of line segment joining the point this and this is 2, 6, then the value of a plus b. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इंग्लिश में स्टेटमेंट को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। दो पॉइंट्स हैं A4, 2 और 2B, ये है मिड पॉइंट 2 और 6, हमें फाइंड करना है A प्लस B। इसके लिए आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड किया a प्लस 2 और उसे 2 से डिवाइड कर दिया। सेकेंड नंबर में सेकेंड नंबर ऐड किया 4 प्लस 2b और उसे 2 से डिवाइड कर दिया। ये मिड पॉइंट है जो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, लेकिन एक मिड पॉइंट तो स्टेटमेंट में गिवन है। इट मींस ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और इक्वल कैसे होंगे? फर्स्ट नंबर के इक्वल होगा और सेकंड के, यानी a प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 2b/2 इज इक्वल टू 6। चलिए 2 से 2 को काट दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक ये प्लस बैठा है ये 2 से 2 नहीं कटेगा। 2 2 जा 4, प्लस का 2 उस तरफ जाकर माइनस का 4 माइनस 2 की वैल्यू 2। यहां से 6 2 जा 12, 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 12, प्लस का 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस 4 में चेंज हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू 12 माइनस 4। 12 माइनस 4 की वैल्यू 8। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स उधर जाकर डिवाइड में 8 का हाफ कितना होता है? 4। क्वेश्चन फिनिश? नहीं, a प्लस b की वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स आर डैश टू ईच अदर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। सभी कंसेंट्रिक संकेंद्रीय जिनका सेंटर एक ही होता है, वो सारे सर्कल्स क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी सिमिलर। ओके, समरूप। सारे वर्ग समरूप होते हैं, सारे वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि दिखने में एक जैसे होते हैं, साइड अलग अलग हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्यू की क्या वैल्यू होगी ताकि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो बराबर आए? रूट्स यानी शून्यक यानी मूल। मूल बराबर कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। abc क्या होते हैं? abc आएंगे यहां से, a की वैल्यू 9, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट -3q ये होता है b, और c की वैल्यू 1। अब इक्वल रूट्स कब होंगे? जब d 0 के बराबर होगा। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b की वैल्यू -3q -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। 9 4 जा 36, इसका स्क्वायर करेंगे आप, 9q स्क्वायर माइनस का 36 उधर जाकर प्लस के 36 में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू 36/9। काटो, 9 4 जा 36। क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो क्यू की क्या वैल्यू होगी? +-2। अंडरस्टैंड? जब भी आप स्क्वायर एक तरफ हो, स्क्वायर रूट कर रहे हो, हमेशा प्लस माइनस का यूज करें, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इस डायग्राम में DE पैरेलल है BC के, और हमें फाइंड करनी है AD की वैल्यू। ध्यान से देखिए, ये है 1.5, ये है 3, ये वाली साइड 5, ये हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को करने की कॉमन सेंस तो ये कह रही है कि यहां 1.5 है, उसका डबल आ गया 3, या 3 का हाफ कर दे तो 1.5, ये 5 है तो 5 का हाफ क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन रूल कौन सा, थ्योरम कौन सी अप्लाई हो रही है? यहां पर थ्योरम अप्लाई हो रही है थेल्स थ्योरम। इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या होती है? ये इतनी बड़ी बात क्या लिखी हुई है? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। यदि एक ट्रायंगल के अंदर इस
साइड के इस भुजा के समांतर आप कहीं भी एक लाइन खींच लो, जरूरी थोड़ा ये बीच में आएगी, कहीं भी आप एक लाइन खींच लो, तब साइड्स की रेशो, भुजाओं का अनुपात, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड हमेशा इक्वल होंगे। ओके, ये रूल हमने यहां अप्लाई करना है। उसके अकॉर्डिंग ये DE इसके पैरेलल है, तो साइड्स की रेशो क्या होगी, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बाय EC। जिस साइड की वैल्यू आपको पता है वैल्यू पुट कर दें, AD लिखो, DB कितना है 5, AE कितना है 1.5, EC कितना है 3, यहां से AD आ जाएगा। 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15/10, 3 एज इट इज, डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, 3 5 15, 5 2 10 और 5 का हाफ, 5/2 की वैल्यू 2.5 होती है। अंडरस्टैंड? सो AD की वैल्यू 2.5। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 5.5, कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, उनका माध्य 5.5 है, हमें यह बताना है कि वो कितनी संख्याएं हैं। देखिए कैसे, मैंने ये मान लिया पहले n नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, यानी पहली n प्राकृत संख्याएं, तो आप कहां से शुरू करेंगे 1 से, 1 2 3, हमें नहीं पता कि ये कितनी संख्याएं हैं, हमने मान ली n। और माध्य कैसे ढूंढते हैं, जैसे अगर आपको पहली 5 संख्याओं का माध्य ढूंढना हो तो आप क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5, सबको ऐड किया, 5 से डिवाइड किया तो मीन आ जाता है। यहां पर n संख्याएं हैं, हमें नहीं पता अभी n कितना है, ये मीन 5.5 दे रखा है। ओके, अब डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, ये बन गया 5.5n। ओके, ये 1 + 2 + n, ये n नंबर्स का जोड़, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 इज इक्वल टू 5.5n। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, और इस n को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, n² + n, 5.5 का आपने डबल कर दिया 11n। ओके, 11.0 आएगा, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। प्लस का नंबर इस तरफ आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, +n - 11n इज इक्वल टू 0। n - 11n की क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 10n। इन दोनों में से क्या कॉमन लिख सकते हो, n। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0, यानी या तो होगा n 0 के बराबर या फिर n - 10 0 के बराबर। यहां से n की वैल्यू 10 आ गई। अब n 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों, n 0 का मतलब नंबर है ही नहीं, नंबर है ही नहीं तो माध्य मीन कहां से आ गया, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी है 10। इस बात का मतलब पहली 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य 5.5 होता है। आप चाहें तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 सबको ऐड करें कहां तक, 10 तक, और फिर उसको डिवाइड कर दें किससे, 10 से। ओके, सबका सम डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आएगा 5.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें चेक करना है, क्या 4√2 होगा, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। रीजन देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला इज दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला तो सही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर √। अब इन दो पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बताइए, इसमें से आपने इसे माइनस किया, पहले ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, -5 + 1 की वैल्यू -4, इसका आपको स्क्वायर करना है। अब 7 में से 3 गए 4, इसका भी स्क्वायर करना है, सम कर दिया और ये √, इसकी वैल्यू 16, माइनस तो गायब हो गया। ओके, ये आ गया 32, 32 को क्या लिख सकते हो 16 2 जा। अब ये 16 √, से बाहर आकर क्या बन जाएगा 4, और ये क्या है √2, क्या यही लिखा हुआ है, हाँ जी, इट मीन्स ए भी सही,
आर भी सही और यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, पॉलिनोमियल गिवन है, हमें सिर्फ योग और गुणनफल ज्ञात करना है। यानी ए की वैल्यू यहां पर है 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 10। अगर आपको ढूंढना है सम, तो सम का क्या रूल होता है, माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 1, यानी ये आंसर आ गया -7। इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल, गुणनफल का क्या रूल होता है, सी बाय ए। सी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 1। ये तो आ गया शून्यकों का योग और गुणनफल। आपने शून्यक ढूंढे भी नहीं, फिर भी आपको उनका सम और उनकी प्रोडक्ट पता है। क्यों? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है। लेकिन अगर कोई आपसे यूं कह दे कि इसके शून्यक ढूंढ के लाओ, तो फिर आप इसके शून्यक कैसे ढूंढेंगे? देखिए, इसके शून्यक ढूंढने के लिए हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 10 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता हो, 7। 5 2 10 होता है, 5 + 2 7 होता है। तो x² + 5x + 2x + 10, यहां से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x + 5 बचा, यहां से आ गया 2 कॉमन, x + 5 एक बार फिर से कॉमन आएगा और यहां बचेगा x + 2। अगर आपको इसके शून्यक ढूंढने हैं तो इसे 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0, या तो पहला नंबर 0 या दूसरा नंबर 0। जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे, प्लस का 5 दूसरी साइड जाकर किस में चेंज हो जाएगा, -5 में, प्लस का 2 उस तरफ जाकर -2 में। अगर शून्यक ढूंढने हो तो ऐसे ढूंढे जाएंगे जो -5 और -2 हैं, उनका सम और प्रोडक्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। चेक भी कर सकते हैं इनका सम। देखिए इनका सम क्या आएगा, -5 -2 -7, अभी हमने यही कैलकुलेट किया था फॉर्मूले से। और इनकी प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, सेम आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इस एपी का ये जो लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, इससे गिनना शुरू करें, तब 9th टर्म का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 9th टर्म फ्रॉम एंड, अंतिम से। इसका क्या रूल होता है, इसका रूल होता है L - n - 1 इंटू डी। अगर आपको लास्ट से कोई भी टर्म ढूंढनी है, जैसे मुझे इसमें 9th टर्म ढूंढनी है, तो n के प्लेस पे आपको 9 लिखना है। L फॉर लास्ट टर्म, यानी 185 माइनस n की वैल्यू कितनी है, 9, और d आप कैलकुलेट करेंगे A2 - A1 से। 9 - 5 की वैल्यू 4, ये हमारे पास d की वैल्यू है। d की वैल्यू हम यहां रख देंगे। 185 माइनस 9 - 1 8, 8 4 32। 185 में से आप 32 को माइनस कर दीजिए, 153 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? और अगर आपको ये रूल याद रखना मुश्किल लग रहा हो, तो ये एपी अभी ऐसे है, इसे ऐसे पलट दीजिए। पलट दीजिए मतलब लास्ट वाली टर्म को आप सबसे आगे ले आइए और 5 को लिख दीजिए सबसे पीछे, और उसके बाद आप स्टार्टिंग से A9 का फॉर्मूला लिखेंगे। A9 क्या होता है, A + 8D, वहां पर D की वैल्यू माइनस की आएगी, जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, पर आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डायग्राम गिवन है। अगर DE AC के पैरेलल है, ये वाली लाइन, ये DE इस AC के पैरेलल है, और DF मतलब ये AE के, यानी इस लाइन के पैरेलल है AE के, तो हमें ये टर्म प्रूव करनी है, BF/FE = BE/EC। देखिए कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो गिवन है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन यानी दिया है, जो भी दे रखा है वो आप लिख दें। क्या गिवन है, ये और ये दोनों बातें आपको यहां लिखनी है। फिर जो आपको सिद्ध करना होता है, यानी टू प्रूव,
आपको क्या आंसर चाहिए वो आपको यहां लिखना होता है। क्या आंसर चाहिए, ये चीज आप यहां लिख देंगे और इसके बाद स्टार्ट होगा प्रूफ। प्रूफ यानी प्रमाण। ओके, अब देखिए पहले जो दे रखा है मैंने वो लिख लिया। डीई किसके पैरेलल है, एसी के। कहां पर है डीई, ये वाली लाइन एसी, ये डीई इस एसी के पैरेलल है। अभी अभी मैंने आपको एक थेल्स प्रमेय बताई है, उस थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल होता है। यहां साइड्स का रेशो कैसे बनेगा, बी डी डिवाइडेड बाय डी ए, बीई डिवाइडेड बाय ईसी। ओके, डीई पैरेलल एसी दिया है या फिर आप लिख सकते हैं गिवन। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इज इक्वल टू बीई डिवाइडेड बाय ईसी। अब दूसरी बात हमें क्या दे रखी है, दूसरी बात जो लाइन हमें पैरेलल दे रखी है वो है डी एफ। ये येलो कलर वाली लाइन इस ए ई के पैरेलल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल तो यहीं फिनिश हो गई ई पर। अगर ये येलो लाइन इस येलो लाइन के पैरेलल है तो अब की बार साइड्स की रेशो क्या बनेगी, देखिए बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई। ये बात आपको यहां लिखनी है। पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, इट मीन्स बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इज इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई। ओके, ये बना दीजिए फर्स्ट, ये बना दीजिए सेकेंड। नाउ फ्रॉम 1 and 2 आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया, देखना ये वो पोर्शन है जहां रेड और येलो लाइन दोनों है। देखिए ये क्या है, बी डी बाई डी ए, ये भी क्या है, बी डी बाई डी ए। अगर दो इक्वेशंस में एल एच एस इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू दिस, और यही आपको आंसर लेकर आना था, यानी हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अंडर रूट 5 को इर्रेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां अंडर रूट 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये सभी अप्रिमेय संख्याएं हैं। सबको करने का एक ही तरीका है। माना वर्गमूल 5 एक प्रीमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे आप ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक यानी को प्राइम इंटीजर्स। इट मीन्स इनको कोई भी नंबर, कोई भी टेबल डिवाइड नहीं करेगा। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। ओके, चलिए मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये बी, यहां लिख दिया। दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब वर्ग करने पर, इसका स्क्वायर किया तो 5, इन दोनों के ऊपर ये स्क्वायर लग गया। अब यहां पर ये 5 इस दूर वाले नंबर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। देखिए कैसे, 5 ए स्क्वायर को भाग करता है तो किसी ना किसी टर्म पर तो यहां जाएगा। मान लीजिए बी स्क्वायर पर गया, रिमाइंडर आएगा 0। ओके, तो 5b स्क्वायर अगर ए स्क्वायर के इक्वल है, 5b स्क्वायर अगर ए स्क्वायर के इक्वल है तो इस बात का ये मतलब होता है 5a के स्क्वायर को डिवाइड करता है। और अब किसी नंबर ने दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, अगर मैं वहां से स्क्वायर को हटा दूं तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ओके, यहां से इसे आप स्टार बना देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए 5a को डिवाइड करता है, 5 ने a को डिवाइड कर दिया, हमें बता दिया कि 5a को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। किस पे जाएगा हमें नहीं पता, हमने मान लिया c पर। ओके, यानी a इज इक्वल टू 5c लिखा जा सकता है, जहां पर c क्या है, c है एक पूर्णांक। अब जो आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की a इज इक्वल टू 5c, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो,
ये a लिखा हुआ है, यहां पर लिख दो 5c, और 5c का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ये कर दिया मैंने 5c का स्क्वायर। मल्टीप्लाई वाले नंबर इधर आकर डिवाइड में, 5 5 जा 25। अब तुम आ गए यहां, फिर से वही बात, 5 किसको भाग करेगा, दूर वाले नंबर को, 5 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, और अगर मैंने यहां से स्क्वायर को हटा दिया, डिवीजन अब भी होगी। 5 डिवाइड्स, ये डिवाइड्स का साइन है, 5 डिवाइड्स b, इसे बना देना डबल स्टार। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार से क्या आ गया, स्टार में क्या था, 5 a को डिवाइड करता है, अब क्या आ गया, 5 b को डिवाइड करता है। लेकिन अभी मैंने आपसे क्या कहा था, इन्हें तो कोई भी डिवाइड नहीं करता। ओके, ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं। इस बात का क्या मतलब हो गया, 5 a और b का कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों को डिवाइड करता है। लेकिन a और b कैसे थे, अभाज्य थे, अतः हमारी कल्पना जो गलत है, और √5 एक अप्रिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया था, हमने √5 को प्रीमेय मान लिया था, वो गलत है। गलत है तो √5 कैसा हो गया, अप्रीमेय। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। 2 पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को x अक्ष ने किस रेशो में डिवाइड किया। जब भी आपसे रेशो पूछी जाए हमेशा k/1 मान लीजिए। माना कोई पॉइंट है P, ए बी को k/1 में विभाजित करता है, और यहां पर लग जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब P पॉइंट की बहुत खास बात है, वो है कहां, x अक्ष पर, और x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनमें y 0 होता है, याद रखना। इसलिए P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, y तो है ही नहीं क्योंकि ये x एक्सिस पर है। ये है पॉइंट A, ये B, और ये पॉइंट P मैंने मान लिया जो इस AB को k/1 में डिवाइड करता है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब P के निर्देशांक हम फाइंड करेंगे विभाजन सूत्र से, यानी सेक्शन फॉर्मूले से। कैसे, k जाएगा -k12 के पास, यानी k इंटू -12, 1 आया 3 के पास, +1 इंटू 3, और डिवाइड होता है हमेशा सम ऑफ रेशो से, k+1 से। अब ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट, k जाएगा अब दूसरे नंबर के पास, यानी k इंटू 3, 1 आएगा 6 के पास, 1 इंटू 6, अगेन डिवाइडेड बाय k+1। ये हैं P के निर्देशांक, लेकिन मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं, मुझे पता है क्या, x और 0, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए इक्वल। फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के, तो लिख देते हैं हम इसे -12k, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय k+1, किसके इक्वल होना चाहिए, x के। दूसरी बात, यहां से लिखा हमने 3k +6 डिवाइडेड बाय k+1, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, क्योंकि यहां पर सेकंड नंबर क्या है, 0। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, और जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। प्लस का 6 राइट साइड जाकर माइनस के 6 में चेंज, मल्टीप्लाई वाला 3 उस तरफ जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और k की वैल्यू आएगी -2। एक बार स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखिए स्टेटमेंट में ये है -12 -3, यहां पर -3 आएगा, बस k मल्टीप्लाई हुआ इससे, ये वाली वैल्यू तो ठीक है, लेकिन यहां पर k के साथ -3 आएगा, यहां पर -3, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। ओके, अब क्या हुआ कि माइनस से माइनस कैंसल हो गया, और k की वैल्यू +2 आ जाएगी। जैसे ही आप k की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो यहां क्या आएगा, 2 + 1। ओके, k की वैल्यू आपने यहां +2 रखा तो ये माइनस रहेगा। ओके, -24 + 3 की वैल्यू -21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -7, और क्वेश्चन फिनिश। देखा, एक छोटा सा माइनस क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज कर सकता है। हमारी स्टेटमेंट यहां गलत हो गई थी, उसे हमने ठीक कर दिया। k की वैल्यू +2 है और
k की वैल्यू +2 हमने यहां रखी तो x की वैल्यू आ गई -7। आपसे 2 सवाल पूछे गए थे, रेशो बताइए और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। आप लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः लास्ट लाइन आपकी क्या होगी? अतः p AB को 2:1 में विभाजित करता है और P के जो निर्देशांक हैं वो भी आपको बताने हैं। वो क्या हैं? x0 और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -7। ये बनेगा -7,0। अंडरस्टैंड? P के निर्देशांक भी बता दिए, रेशो भी बता दी। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 250 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखना, लट्ठे वाला क्वेश्चन है ये। 250 लकड़ी के लट्ठे हैं और उन्हें किस तरह से स्टॉक किया गया है कि जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें 22 है, उससे ऊपर वाली रो में 21, उसके बाद 20, अप टू सो ऑन, ऐसे चलते चलते पूरी लाइन बना दी गई है। हमें ये बताना है कि ये 250 logs ऑफ वुड कितनी रोज में रखे जाएंगे, कि ऐसे ऐसे करके कितनी लाइंस बनेंगी और जो सबसे ऊपर वाली टॉप रो है उसमें कितने logs ऑफ वुड रखे होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है एपी का। देखिए, नंबर ऑफ logs, लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या क्या है? सबसे पहले 22, देन 21, देन 20, अप टू सो ऑन, फॉर्म्स एन एपी। और अब अगर ये एपी है तो इसमें एपी के सारे फॉर्मूले लगेंगे। कौन कौन से? ए की वैल्यू कितनी है? 22। डी की वैल्यू क्या है? इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए। 21 में से 22 कितना आएगा? -1। टोटल logs ऑफ वुड कितने हैं? 250। यानी ये इन सबका सम है। सम यानी SN की वैल्यू, SN की वैल्यू 250 दे रखी है। एक SN का हमें फॉर्मूला भी पता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 250। यहां से हमें जिस जिस टर्म की वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है? अभी हमने लिखी, a की वैल्यू है 22, 22 2 जा 44 प्लस n नहीं पता, d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड का 2 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 250 2 जा 500। ओके, n एज इट इज, 44 भी एज इट इज, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये ऐसे 44 + 1 45 माइनस n इज इक्वल टू 500। अब n की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45n माइनस n² इज इक्वल टू 500। अब लेफ्ट साइड के इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड ले जाएंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सही वाली बन जाए जिसमें n का स्क्वायर पॉजिटिव है, जिसके हम आराम से फैक्टर ढूंढ सकें। n² माइनस 45n 500 ये यही है अपनी ही जगह पर, वो दोनों टर्म्स इधर आ गई तो 500 किसका है? प्लस का ही रहेगा। इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। अब ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आती हो 500, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आता हो माइनस का 45। देखिए 25 और 20, अगर आपने 25 और 20 की मल्टीप्लाई की तो 500 आएगी, लेकिन इनका सम माइनस का 45 बनाने के लिए दोनों के आगे क्या लगेगा? माइनस। तो फैक्टर्स क्या बन गए? n-25 n-20 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखा। या तो n की वैल्यू 25 है या फिर n की वैल्यू 20। ओके, या तो ऐसे ऐसे करके 20 लाइंस बनेंगी या फिर 25 बनेंगी। हमसे एक चीज और कही है, क्या? कि जो टॉप रो है उसमें कितने logs ऑफ वुड रखे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, एक तरह से अगर ये 20 लाइंस हैं तो आपको A20 फाइंड करना है। चलिए A20 फाइंड कर लेते हैं। A20 का फॉर्मूला A + 19D
ए की वैल्यू 22, 19, डी की वैल्यू -1, 22 माइनस 19, A20 की वैल्यू 3 आ गई। ओके, अब हम, क्योंकि हमारे पास 25 भी आंसर आया है, इसे भी चेक कर लेते हैं। A25 का आंसर, A25 का आंसर क्या होगा? A प्लस 24D, A की वैल्यू 22, D की वैल्यू -1, जो इस प्लस को क्या बना देगी? माइनस, और इसका आंसर -2। ये बात गलत हो गई। कोई भी टर्म जहां आपने वो लॉग्स ऑफ वुड रखे हुए हैं, -2 का क्या मतलब है? इस बात का मतलब 25 तो पॉसिबल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल वैल्यू है। सिर्फ 20 रोज बनेंगी और टॉप रो में सिर्फ 3 लॉग्स ऑफ वुड रखे होंगे। यही दो बातें बतानी थी हमें इस क्वेश्चन में। हाउ मेनी लॉग्स ऑफ वुड आर देयर इन द टॉप रो? 3। और इन हाउ मेनी रोज, कितनी रोज, नंबर ऑफ रोज क्या आ जाएंगी? 20। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। 5 years hence, hence का मतलब है कि आज से 5 साल के बाद, और 5 years ago का मतलब है आज से 5 साल पहले। बताइए, अगर आज आप 15 years के हैं तो 5 साल के बाद 20 years के हो जाएंगे, और 5 साल पहले आप 10 years के थे, आपने 5 माइनस किया। ऐसे ही सोहन की एज विल बी 3 times हिज सन्स एज। सोहन की आज के 5 साल के बाद जितनी भी एज होगी वो अपने बेटे से 3 गुना होगी। और 5 साल पहले दोनों की एज में से अगर मैंने 5 माइनस कर दिया तो सोहन की एज 7 टाइम्स है अपने बेटे की एज से। हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है, तो मान लेते हैं, माना सोहन की वर्तमान आयु, लेट सोहन्स प्रेजेंट एज। दोनों की आपको करंट एज माननी पड़ेगी। एक मान लीजिए x वर्ष, और जो उसका पुत्र है उसकी मान लीजिए y वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन देखिए, कंडीशन लिखनी है, बस आपको AT लिखना है। 2 इक्वेशन बनेगी, उन्हें सिंप्लीफाई करने से x और y आ जाएंगे। देखिए, 5 years hence, आज से 5 साल बाद, अगर कोई आज x years का है तो 5 साल के बाद x प्लस 5 का हो जाएगा। ये तो फादर की, ये सन की 5 साल के बाद की एज लिख दी। अब क्या कहा है, अगर सन की एज का 3 टाइम्स 3 गुना करोगे तो वो फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। बन गई इक्वेशन, कर लीजिए सिंप्लीफाई। 3y प्लस 15, प्लस का 3y इस तरफ आकर माइनस के 3y में चेंज हो जाएगा, और प्लस का 5 उधर जाकर -5 में, 15 में से 5 गए 10। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, 5 years ago, 5 साल पहले। अब हम यहां पर दूसरी कंडीशन बनाएंगे, क्या? 5 साल पहले x माइनस 5, सन की y माइनस 5। ओके, और कितने टाइम्स कहा है इसने 5 साल पहले? 7 टाइम्स। तो सन की एज का 7 टाइम्स कर दोगे तो ये फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई की, 7 5 35, प्लस का 7y इस तरफ आकर माइनस के 7y में चेंज हो जाएगा, और माइनस का 5 उस तरफ जाकर प्लस के 5 में। इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सिंप्लीफाई करने से x और y आ जाएगा, जो उनकी प्रेजेंट एज को डिनोट करता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। साइन चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। साइन चेंज नहीं करोगे तो इन्हें काटोगे कैसे? 7 में से 3 गए 4, 4y इज इक्वल टू 30 प्लस 10 की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10 आ गई।
इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, समीकरण 1 में रखने पर पुट इन इक्वेशन 1, जहां जहां y वहां वहां आप 10 लिख दीजिए, बाकी एज इट इज। x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। बताइए अब 10 3 जा 30, माइनस का 30 दूसरी तरफ जाकर प्लस के 30 में चेंज हो जाएगा और 10 प्लस 30 की वैल्यू 40। क्वेश्चन फिनिश। सोहन की प्रेजेंट एज 40 इयर्स और उसके सन की 10 इयर्स। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? अतः सोहन की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की 10 वर्ष। ओके, ये आप लिख लेंगे, पुत्र की आयु इज इक्वल टू 10 इयर्स। क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये एक डाटा गिवन है, 30 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शा रहा है। हमें ढूंढना क्या है? माध्यक ढूंढना है। डाटा ये दे रखा है। माध्यक के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? संचयी बारंबारता की, यानी CF की। CF कैसे निकालते हैं? 2 एज इट इज। 3 प्लस 2 की वैल्यू 5, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19, प्लस 6 25, प्लस 3 28, प्लस 2 30, और इन सब का सम भी 30। अगर ये दोनों नंबर्स आपके मैच कर जाएं, इट मीन्स आपका एडिशन बिल्कुल सही है। अब माध्यक का फॉर्मूला बताइए। माध्यक का क्या रूल होता है? L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटे F मल्टीप्लाई H। रूल आपको सारे याद होने चाहिए, माध्य, माध्यक और बहुलक। अब हमारे पास इस 30 से काम शुरू होगा। 30 का हाफ बताइए। 30 का हाफ होता है 15। इस CF में 15 देखना है। यहां या तो 15 मिल जाए या 15 से जस्ट बड़े वाला नंबर, वो वाली लाइन देखनी है, छोटी वाली लाइन नहीं देखनी। ये मिली हमें 19 और ये लाइन काम की है। काम की लाइन को हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। यहां पर ये वाली वैल्यू L की, ये वाली वैल्यू F की, ऊपर वाली वैल्यू CF की होती है। ओके, और 30 जो है वो होता है स्मॉल है। ओके, N की वैल्यू 30। सारे FI का सम कैपिटल N होता है n/2। चलिए, L 55, N का हाफ 15 माइनस CF की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू F, ये जो काम की लाइन है 6 मल्टीप्लाई H रह गया। H होता है इनका डिफरेंस। 40 और 45 के बीच कितना डिफरेंस है? 5 का। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 55 प्लस 15 में से 3 गए 2 बाय 6 मल्टीप्लाई 5, 2 से इसे कैंसिल किया। 55 प्लस 5/3। एलसीएम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 3 से 5 को डिवाइड करेंगे। 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.666 अप टू सोन ये नंबर चलता रहेगा, फिनिश नहीं होगा। तो मैं इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लूंगी। अगर थर्ड नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाला नंबर एक ज्यादा हो जाता है, और 55 में जब आप इसे ऐड करेंगे तो 56.67। ओके, ये आ गया हमारे पास माध्यक का आंसर। ओके, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सिंपल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, ये है केस स्टडी का क्वेश्चन। दिवाली फेयर, दिवाली के मेले में एक बूथ के ऊपर एक गेम खेला जा रहा था। उस गेम में क्या था? एक बैग रखा था, उसमें कुछ रेड और कुछ ब्लू कलर की बॉल्स थी। हमें नहीं पता काउंटिंग में कितनी थी, पर रेड और ब्लू कलर्स की कुछ बॉल्स थी। कंडीशन देखिए क्या है? 10% ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स का 10% अगर ऐड कर दिया जाए 20% ऑफ ब्लू बॉल्स में तो टोटल आ जाता है 24। ओके, सेकंड कंडीशन देखिए ध्यान से। इफ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, अगर रेड बॉल्स का 3 टाइम्स आप कर दें तो ये
क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ब्लू बॉल्स से कितनी, बाय 20। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। सबसे पहले हमें रेड और ब्लू बॉल्स की काउंटिंग बतानी है, फिर प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल निकालने की और रेड बॉल नहीं आए इस बात की प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स, लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स मैंने मान ली x और ब्लू बॉल्स मान ली गई y। और ये फर्स्ट कंडीशन दे रखी है क्या, कि रेड बॉल्स का 10%, 10% रेड बॉल्स का प्लस कर दो 20% ब्लू बॉल्स में। आंसर कितना आएगा 24। ओके, परसेंट हटाइए, 10/100, 20/100 इज इक्वल टू 24। 0 से 0, 0 से 0 और 10 को एलसीएम लोगे तो 10 वहां चला जाएगा, यानी x/10 प्लस 2y/10 इज इक्वल टू 24। आपको 10 एलसीएम लेना है, इसे काटना मत। आंसर तो खैर वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब तो सीधा है, 10 यहां 10 यहां, तो x प्लस 2y डायरेक्ट इज इक्वल टू 240। अब ये 10 गायब, यानी मेरे पास एक इक्वेशन आ गई क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या है सेकेंड कंडीशन, 3 टाइम्स कर दो रेड बॉल्स का, यानी 3x एक्सीड्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, 20 ज्यादा हो जाती हैं, यानी ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक इक्वेशन है ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 240 और सेकंड क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तभी तो 2y इक्वल होके कैंसिल होंगे। ओके, चलिए इसे हम 2 से यही मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो x प्लस 2y इज इक्वल टू 240, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा 6 माइनस का 2y, माइनस का 2y होगा तभी ये कैंसिल होगा। इसको 2 से किया 40, चलिए जी ये दोनों कट, 6 प्लस 1 7, 240 में 40 ऐड करे 280, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 7 4 जा 28, x की वैल्यू तो 40 आ गई। यानी आपसे जो रेड बॉल्स पूछी गई थी वो कितनी आई, 40 आई। अब ब्लू बॉल्स, बड़ी ही सिंपल सी बात है, किसी भी इक्वेशन में, ये फर्स्ट है ये सेकंड, किसी भी इक्वेशन में x के प्लेस पर 40 रख दो। बताओ अगर मैंने यहां 40 रखा तो प्लस का 40 दूसरी तरफ जाकर माइनस 40 में चेंज हो जाएगा। 240 में से 40 घटाओगे तो क्या आएगा 200, 2 से डिवाइड करोगे इसे तो ये 100 आ गया। आ गई बात समझ में। रेड बॉल्स कितनी 40, ब्लू बॉल्स कितनी 100। रेड बॉल्स 40 आ गई, ब्लू बॉल्स 100 आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, पी ऑफ आर निकालना है। पहले तो टोटल बॉल्स बताओ, 100 प्लस 40 टोटल बॉल्स लिखी जाती है नीचे। रेड कलर की बॉल चाहिए, रेड कलर की बॉल है कितनी 40, तो 40 यहां लिख दो, 0 से 0 कट, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी रेड बॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 2/7। फिर उसने लास्ट पार्ट में पूछा है रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, यानी P ब्रैकेट नॉट रेड। अगर बॉल रेड कलर की नहीं हुई तो किस कलर की होगी, सिंपल सी बात है ब्लू कलर की होगी। ब्लू कलर की बॉल्स हैं कितनी 100, टोटल बॉल्स कितनी हैं 140, ये कैंसिल हो गया 5/7। फिनिश। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, रेड कलर की बॉल्स 2/7 और रेड कलर ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए अगर आप 1 में से 2/7 घटा देते हैं तो भी 5/7 सेम आंसर आएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल बॉल्स लिखी जाती हैं और न्यूमरेटर में जो कलर आपको चाहिए, रेड चाहिए तो रेड बॉल्स, व्हाइट चाहिए व्हाइट बॉल्स, ब्लू चाहिए ब्लू बॉल्स।
डिवाइडेड बाय दिस, और अगर कैंसिल हो रहा है तो आपको इसे कैंसिल करना है। ओके, और इसी के साथ ये पेपर फिनिश हो गया। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।